हेलो गाइस। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए कक्षा 12 के फिजिक्स के महत्वपूर्ण डेरिवेशंस लेकर आए। गाइस, ये वे डेरिवेशंस हैं जो आप सभी लोगों को बच्चों तैयार कर लेना चाहिए। आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों, इन सभी डेरिवेशंस को आप सभी लोग अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, है? क्योंकि एग्जाम में ये आते हैं, जब भी आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। आपको ये पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है और कितने नंबर के आते हैं। और एग्जाम में कोशिश किया करो, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर कोई थियरी वाला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको थियरी लिखना होता है और एक कोई डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, तो आप पढ़ लिख कर डेरिवेशन वाला क्वेश्चन किया करो, क्योंकि डेरिवेशन वाला क्वेश्चन करोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। थियरी वाला क्वेश्चन करोगे तो 1-2 नंबर काट लेंगे एग्जामिनर। ठीक है, तो चलिए, इसलिए मैं कहता हूं कि डेरिवेशन पे थोड़ा फोकस किया करो, थोड़ा दिमाग यूज किया करो, थोड़ा मेहनत करोगे तो चीजें अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं सभी को एक बार फिर से जय मां सरस्वती बोलना चाहूंगा। सभी लोग लिखेंगे जय मां सरस्वती। ठीक है, मैं रोज बोलता हूं कि मां सरस्वती का स्मरण करके, एक ध्यान करके आप लोग पढ़ाई स्टार्ट किया करिए। बहुत फायदा होता है, करके देखा करो। आप लोग ध्यान भटकता नहीं है, चीजें एक बार पढ़ने में याद हो जाती। बस मन से, दिल से आप लोग एक बार स्मरण, ध्यान जरूर किया करिए। ठीक है, जय मां सरस्वती। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, क्योंकि इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए भी आपको कंसेप्ट थियरी की जरूरत पड़ती है, तो आप सभी लोगों के लिए क्रैश कोर्स वरदान 2.0 बैच, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे चल रहा है, जिसमें आपको इतने लोग मिलकर एक टीम के साथ में आपको वो पढ़ाया जा रहा है बेहतर तरीके से। यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से क्लासेज दी जा रही है। क्लासेज आपको यहाँ पर 8 से 9 घंटे की क्लासेज मिलेंगी, क्योंकि देखो समय कम है। कुछ लोग करें 4 टीचर दिखाते हैं, कहें कि इतना से आपका पूरा मैं करवा दूंगा, रिवीजन कम, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए समय निकलने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। सच्चाई ये है कि वो आप अपने दिमाग की यूज करिएगा कि 1 साल का सिलेबस 4 ही लोग एक ही महीने में कैसे करा सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा पढ़ना होगा और ज्यादा पढ़वाना होगा। इसके लिए मैं आप लोगों की ईमानदारी के साथ में, बेहतरीन तरीके से, इतनी टीम के साथ में, हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर्स के साथ में, 2-2 टीम के साथ में बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। वरदान 2.0 बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली क्लासेज होती हैं, लाइव डाउट क्लास होता है, डीपीपी मिलता है, क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलता है, असाइनमेंट्स मिलता है और ऑनलाइन टेस्ट के जरिए बेहतर तैयारी आपको कराई जा रही है। कंप्लीट सिलेबस थियरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कवर कराया जा रहा है। ज्वाइन करने के लिए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे भी हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी परेशानी आती है तो इस पे कॉल करिए, जानकारी लीजिए। कॉल रिसीव अगर नहीं होता है तो बार बार करिएगा, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि बहुत सारे कॉल आते हैं, इसलिए कुछ कॉल रिसीव भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन आप सभी लोगों के सामने आज का। ठीक है, डेरिवेशन क्या है आपके सामने? ठीक है, कि हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट चल रहा था इस समय, इस पूरे बैच की फीस, पूरे साल के लिए फीस इसका 999 रुपए है। ठीक है, लेकिन इस समय 50 बच्चों के लिए, 50 बच्चों के लिए इस समय इंस्टेंट डिस्काउंट चल रहा है। हालांकि 1-2 दिन पहले से चल रहा था, ऑलरेडी 50 बच्चे हो चुके हैं, फिर भी इस समय आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 10-20 बच्चों के लिए सीट और शायद बढ़ाया गया है। और अगर आप अभी करते हैं तो मात्र 699 रुपए में पूरा सिलेबस, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो सभी चीजें आपको कंप्लीट हो जाएंगी बेहतर तरीके से। इन सभी लोगों से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए आवश्यक था। ठीक है, जानना अगर आपको करना है तो बिना लेट किए आप सभी लोग तुरंत इस नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा के तुरंत स्टार्ट कर दीजिए क्लास, या फिर खुद से आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। तो आपको पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, सबसे पहले ये जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। देखिए, समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है, दो समांतर इस तरह से समांतर पट्टिका होता है, जिसपे विपरीत चार्ज होते हैं, एक पे प्लस प्लस होता है, तो प्रेरण के द्वारा दूसरे पे अपने आप माइनस माइनस उत्पन्न हो जाता है, इसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा। ठीक है, और इस तरह से इसको बांधा होता है। ठीक है, मानते हैं इनका ये P1 है या P2 है। ठीक है, और इनके मध्य की जो दूरी ये D है। इनके मध्य की दूरी क्या है? D है।
इनके मध्य की दूरी क्या है भाई, डी है। तो समांतर प्लेट संधारित्र जो धातु के दो प्लेट P1 P2 से मिलकर बने हैं, समांतर में रखी गई, इनके मध्य की दूरी डी है और इनके मध्य परावैद्युतांक के है। इस पॉइंट को लिखिएगा। माना देखो, लिखना लिख कर अगर आप करोगे, एक चीज और देखो, एग्जाम में कभी भी आप करना, मुझे पढ़ाना इसलिए इधर खाली मैं फिगर बना दिया, एग्जाम में कभी भी आप लिखना तो इसको ऊपर बनाना और ये सब चीजें नीचे लिखना, ये सब चीजें जो लिखने वाली चीजें नीचे लिखना, क्योंकि यहाँ पे जगह कमी, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन एग्जाम में आपको जगह कमी नहीं होगी तो आपको वहां पे पूरी तरीके से करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपको फिगर ऊपर बनाना है और जो भी लिखना है, माना होना, ये सब चीज नीचे लिखना है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी खोलेगा तो आपकी फिगर को पहले देखेगा, देखते ही एग्जामिनर आपके फिगर को देखते ही नंबर दे देगा आपको, अगर सही बना होगा तो। नीचे पढ़ेगा ही नहीं, नीचे आपका देखेगा हाँ फार्मूला आ गया आगे बढ़े, ये फायदा होगा। ठीक है, मैं पहले से बता दे रहा हूं। तो लिखना, माना एक क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है, यह समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें क्या है, जिसमें धातु के दो प्लेट कौन, P1 तथा क्या है, P2 है। धातु के दो प्लेट P1 तथा P2 है और इनके मध्य की दूरी, इनके मध्य की जो दूरी है, कितना है दूरी, जो चीजें यहाँ पे होती है उनको लिखा जाता है। दूरी बिना लिखे लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर काट देगा, हालांकि डेरिवेशन में नंबर नहीं काटा जाता, फिर भी काट देगा, शॉर्टकट लगा दोगे तो। ठीक है, मध्य की दूरी डी है। ठीक है ना, अतः ठीक है, अतः अच्छा ये बताओ, दो समांतर प्लेटों के मध्य की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पहले चैप्टर में गाउस के प्रमेय का यूज पढ़ाया गया था, याद है क्या पढ़ाया गया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ एक चीज और लिख लेना यहाँ पे, इनके मध्य का परावैद्युतांक है तथा इनके मध्य की परावैद्युतांक के पदार्थ रखे गए। ठीक है, इनके मध्य के परावैद्युत पदार्थ रखे गए। ठीक है, अब फिर से ध्यान देना, मेरी बातों को फिर से ध्यान, मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था गाउस के प्रमेय का यूज, जिसमें दो समांतर प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई गई थी। याद है तो दिमाग पे जोर डालो, नहीं याद है तो मैं लिख रहा हूं, याद कर डालो। समांतर प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः समांतर प्लेट के मध्य तीव्रता क्या होगी, E इज इक्वल टू फार्मूला था सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये रहने दो, नहीं रहना है तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आप लोग पढ़े होंगे और ये भी पढ़े होंगे, सिग्मा को कहा जाता है पृष्ठ आवेश घनत्व। जहां क्या कहा पढ़े होंगे, जहां क्या है, सिग्मा पृष्ठ आवेश क्या है, घनत्व है, और इसे सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपान ए, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान ए। ठीक है, अब देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, मैं दूसरे पेज पे लिखता हूं, ध्यान देना। आप लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यहाँ पे E इज इक्वल टू आई है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और हम जानते हैं, क्या जानते हो, देखो मैं वही चीज लिख रहा हूं, क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा इज इक्वल Q अपान ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या, Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, Q अपान ए होता है, Q अपान ए होता है, ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, Q अपान ए एप्सिलॉन। अच्छा जी ये बताओ मुझे जरा, आप लोग पढ़े हो क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू V अपान डी, ऐसा पढ़े हो क्या, है ना, ये भी आप जानते हो, लिखो यहाँ पे, हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू V अपान डी, ऐसा तो पढ़े ही होंगे ना, पढ़े होंगे ना, बताओ, नहीं पढ़े, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, बताओ भाई,
ऐसा आप पढ़े कि नहीं पढ़े? तो यहां से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इंटू डी हो जाएगा। अरे मैंने इसी से गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको समीकरण नंबर 1 अगर माने तो यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा बताओ, 1 से v इज इक्वल टू e इंटू डी है, तो e का वैल्यू अगर यहां पे रख दें या e इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट वैल्यू यहां पे रख दें तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपान a एप्सिलॉन नॉट डी हो जाएगा। अब देखो एकदम प्रूफ होने वाला है बहुत शॉर्टकट तरीके से, ध्यान देना सभी लोग, एकदम आ गया है आपका। आप लोग जानते हो कि संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V होता है। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V, तो धारिता C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो यहां से इसको मानो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या, यहां से इस V का वैल्यू यहां पे रखेंगे, C इज इक्वल टू क्या, Q अपान V के जगह पे ये रख देंगे क्या, Q D अपान A एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मैं यहां पे लिखता हूं, देखो तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आगे ध्यान देना सभी लोग, क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, देखो देखो भैया हम तो इतना समझ में आ रहा है मुझे कि यह Q और यह Q कट जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, A एप्सिलॉन नॉट अपान D हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये जो एप्सिलॉन नटवा है ये नटवा जो ऊपर आ जाएगा, है ना। गुणा भाग तो जानते हो मैथ में, इतना तो जानते ही होंगे आप लोग, तो ये एप्सिलॉन नटवा ऊपर चला जाएगा तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो जाएगा। इस तरीके से ये संधारित्र की धारिता के लिए यह फार्मूला आसानी से आपका प्रूफ हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। यानी C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान D। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ये जानता था, जो कि आपको पढ़ाया गया था पहले चैप्टर, उसको लिखा। सिग्मा का वैल्यू Q अपान A रख दिया यहाँ पे, चलो सिग्मा का वैल्यू Q अपान A रख दिया, और हम जानते थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू V अपान D होता है, तो E V इज इक्वल टू E इंटू डी हो जाएगा, E इंटू डी। अब यह E का वैल्यू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये E का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, E का वैल्यू जो है Q अपान एप्सिलॉन यहाँ पे रख देंगे, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब धारिता C इक्वल टू Q अपान V होता है, ये आप पढ़े होंगे यार, पढ़े तो होंगे ना, धारिता C इक्वल टू Q अपान V, है ना। तो समीकरण नंबर 2 से ये जो V का वैल्यू है Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, ये V का वैल्यू यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से इस V के स्थान पे रख देंगे, समीकरण नंबर V अपान A एप्सिलॉन नॉट जो D है V का मान, इसमें इस V के यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, जैसे V के यहाँ रखेंगे ये Q से कर जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाए, तो A एप्सिलॉन नॉट अपान D ये आपका धारिता के लिए फार्मूला, ये क्या हो जाएगा, धारिता के लिए सूत्र हो जाएगा, जो क्या है, जो जो संधारित्र की धारिता है, ये हो जाएगा। यदि यहां पर के परावैद्युत रखा जाए, परावैद्युत में रखा हो तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान, कुछ नहीं होगा, बस C इज इक्वल टू यहां पे A एप्सिलॉन के हो जाएगा, बस के से गुणा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा अपान D हो जाएगा, बस के परावैद्युत रखने पर क्या हो जाएगा, के से गुणा हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना, के परावैद्युत वाले पदार्थ में के से गुणा हो जाएगा। तो आसान तरीके से आसानी से समझ में आ गया, इतना आसानी से कहीं भी किसी बुक में नहीं पाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कॉपी में लिखना, बोर्ड एग्जाम में लिखना, तो इस फिगर को ऊपर बनाना, फिर ये चीज लिखना, फिर ये चीज लिखना, फिर ये चीज लिखना, फिर ये चीज, फिर ये चीज, ये 3 स्टेप में आप लिख देना, नंबर झोर कर मिलेगा, छप्पर छाड़ कर मिलेगा। ये डेरिवेशन आपका हो गया। देखो जो बड़े बड़े डेरिवेशन पहले ही थे, अब आसान सा डेरिवेशन है, तो यहां पर एक डेरिवेशन हो गया, तो आज मैं एक ही डेरिवेशन नहीं, एक और डेरिवेशन लेकर आया हूं, 2 डेरिवेशन, क्योंकि समय कम है तो करना ही पड़ेगा, प्लीज आगे भी कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा डेरिवेशन क्या है, आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, छोटा डेरिवेशन है, लेकिन ये डेरिवेशन कभी कभी 2 डेरिवेशन एक साथ मिला के पूछता है, ये प्लस में ये कि संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसके लिए भी व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये दोनों एक में मिला के पूछता है, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग करा रहा हूं, फिर भी समझ में आएगा आपको, ठीक है, टेंशन ना लेना, ठीक है। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग इसे।
देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। क्या होता है स्थितिज? देखिए किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। परिभाषा लिखना, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है, किया गया कार्य जो होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। यानी किसी चालक को अगर आवेशित करेंगे तो जो किया गया कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। यानी किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह आपको जानना चाहिए। अब किया गया कार्य कैसे निकालेंगे? किया गया कार्य कैसे निकालेंगे? देखिए किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होता है? बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। चालक को, देखो बुक में ऐसे नहीं दिया है, आवेशित करने में किया गया कार्य। देखो भाई मेरी बात समझना सभी लोग, मेरी बात समझने की कोशिश करना। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है W, किया गया कार्य क्या? W। कैसे निकाला जाता है? क्योंकि ये जब किया गया कार्य निकल जाएगा वही तो स्थितिज ऊर्जा होगी। परिभाषा सुनो, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अगर किसी चालक को हम आवेशित कर रहे हैं तो जो किया गया कार्य है वही तो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होता है यह हम निकालने जा रहे हैं। तो किया गया कार्य W इज इक्वल टू होता है, देखना W इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? W इज इक्वल टू होता है आवेश इंटू औसत विभव। बुक में ऐसे नहीं दिया है, ध्यान देना, मैं करा रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, कोई एग्जामिनर इसे गलत नहीं काट सकता है। इतना आसानी से हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे हो गया। आवेश इंटू औसत विभव। देखो मैं करवा रहा हूं, ध्यान से इसे कर लेना। किसी भी बुक में ऐसा नहीं दिया होगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। अब आपका प्रूफ हो चुका है, आपका यह प्रूफ हो चुका है। अब यहां पे मानते हैं, क्या मानते हैं सर? माना एक क्या है? चालक है जिस पर प्रारंभ में विभव क्या है? प्रारंभ में विभव शून्य है। प्रारंभ में विभव कितना है? शून्य है। जब उसे आवेशित कर दिया जाता है, आवेश मतलब उसे ऊर्जा आवेश दिया जाता है, तब विभव भी हो जाता है। आवेशित करने के पश्चात विभव क्या हो जाता है? भी हो जाता है। आवेशित करने के पश्चात जो विभव था यह भी हो जाता है। तब इसके आगे देखिएगा औसत विभव। तब क्या? तब औसत विभव। तब औसत विभव क्या होगा? देखो औसत कैसे निकाले? प्रारंभ में शून्य था, आवेशित करने के बाद विभव भी हो जाता है। तो अगर मान लो कभी आपको दिया जाता है औसत निकालने के लिए कि 1 2 3 का औसत निकालो, तो क्या करते हो? 1 + 2 + 3 जोड़ देते हो। आप जितना संख्या 1 2 3 संख्या तो 3 से भाग देते। अगर आपसे कहा जाए 4 5 6 का औसत निकालिए तो क्या करोगे? 1 2 3 3 संख्या है तो 4 + 5 + 6 जोड़ोगे, अपान 3 से भाग दोगे, जितना संख्या उससे भाग। इसी तरह से यहाँ पे औसत विभव ज्ञात करना, तो प्रारंभ में 0 था, बाद में भी हो गया, तो औसत विभव क्या हो जाएगा? 0 + भी, 2 संख्या 1 2 है तो 2 से भाग देंगे। यहाँ पे 3 था तो 3 से भागते रहते हैं। अगर आपसे 6 7 8 9 का विभव पूछे, औसत पूछे, तो क्या करोगे? 6 + 7 + 8 + 9 जोड़ोगे, 4 से भाग दोगे, क्योंकि 4 संख्या, यहाँ पे 2 ही संख्या था, 0 और भी, तो 0 और भी से भाग दे दिया। अब कहानी खत्म। एक बार लिखो सभी लोग, कहानी खत्म। लिखो सभी लोग एक बार, कहानी खत्म। कहानी खत्म भैया, कैसे कहानी खत्म? W = आवेश इंटू औसत विभव होता है, तो हम लोग यहां लिखेंगे
W इज इक्वल टू क्या था, आवेश। तो आवेश क्या था, आवेश यहाँ पे मानते हैं Q आवेश है, और औसत विभव क्या है यहाँ पे भाई, औसत विभव है आवेश इंटू औसत विभव 0 प्लस V/2, ये औसत विभव। ये क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q इंटू V/2, क्योंकि 0 जोड़ोगे भी V हो जाएगा। ये आपका क्या है, किया गया कार्य है। यही तो किया गया कार्य, ये क्या है आपका किया गया कार्य है। अब परिभाषा के अनुसार लिखना सभी लोग, यहाँ परिभाषा से यह स्थितिज स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ये तो लिखा गया परिभाषा, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि ये जो W है इज इक्वल टू U हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, Q इंटू V/2 हो जाएगा ना। यानी स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, QV/2 हो जाएगा। ये तो एक फार्मूला, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग जानते हो कि C इज इक्वल टू Q/V होता है, जानते हो ना, तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 में रख दो, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से एक फार्मूला बन जाएगा, U इज इक्वल टू Q के स्थान पे CV रख दो, तो क्या हो जाएगा, CV² हाफ CV²। एक नया फार्मूला आपका बन गया, सेकेंडों में आपने प्रूव कर डाला, ठीक है। तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है ना, QV/2 हाफ, ये 1/2 CV² हो गया। इसे इस तरह से भी लिखा जाता है, देखने में अच्छा लगता है, क्या 1/2 CV², है ना। दो फार्मूला हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, दो फार्मूला। तो इस तरह से किसी आवेशित चालकों की स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने बढ़िया से एक नया डेरिवेशन कर डाला, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक आपके लिए क्वेश्चन था जिसका हमने बहुत आसानी से डेरिवेशन कर डाला, जो कि बहुत ही जरूरी है। आप हो गया, चले आगे। चले आगे भाई, हाँ चले कि छोड़ दें, ये वाला बाद में कराएं कि अभी करा दें, तो हो गया, ये वाला भी करा दें या बाद में कराएंगे। क्या क्वेश्चन है, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करिए। बताओ क्या कहते हो आप, छोड़ो जाने दो, मैं बता देता हूं इसका क्या होता है, हाफ ε0 E², ये तो फार्मूला होता है, यही को प्रूव करना, ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू, ये हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसे प्रूव कर लेंगे। हालांकि उसमें भी 2-3 करना पड़ेगा। हाफ क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू ε0 E², यही तो प्रूव करना है, तो प्रूव कर लेंगे हम, ठीक है। तो भैया इसका आप लोग बढ़िया से समझ में आ गया होगा दोनों डेरिवेशन। और जिसको भी अब जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जो वरदान बैच, तो भाई PCM के साथ में पूरा सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायो, पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है बढ़िया से, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अंतिम समय भाई अगर नहीं करोगे तो लेट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, सोच समझ के कर लेना, क्योंकि भाई आपको 8 से 9 घंटे पढ़ाए जाएंगे। इतने लोग हैं पढ़ाने के लिए, 1-1 घंटे पढ़ाएंगे तो गिन लेना कितना घंटा हुआ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को एक बार फिर से जय मां सरस्वती। हाँ, जिसको ज्वाइन करना है नंबर है 930-577-1375, इस पे कॉल करें या अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके खुद से ज्वाइन कर ले, ठीक है। अंतिम में सभी को जय मां सरस्वती, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को जय मां सरस्वती।